विजय पथ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की हमारी क्लास है शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा में जो सीडीपी का सिलेबस है, उसमें हमारा एक टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान परिभाषाएं एवं विधियां। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग देखेंगे मनोविज्ञान। ठीक है, पिछले क्लास में हमने क्या देखा था? शिक्षा की परिभाषा देखी थी, है ना? शिक्षा की परिभाषा। और आज क्या देखेंगे हम लोग? मनोविज्ञान। ठीक है, मनोविज्ञान का अर्थ है मन का विज्ञान जो मस्तिष्क में चलने वाली व्यवहार को नियंत्रित करता है। ठीक है, मनोविज्ञान का मतलब क्या होता है? मन का विज्ञान, मन का ऐसा विज्ञान जो मस्तिष्क में चलने वाली हमारी व्यवहार को, और उस व्यवहार में क्या क्या आएगा? व्यवहार में आएगा हमारी रहन सहन, खान पान, आचार विचार, ये सभी जो है एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। ठीक है, आचार विचार, इन सभी को नियंत्रित करने का क्या है? एक माध्यम है। क्या है वो? मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक, उसके बाद देखेंगे मानव मस्तिष्क के व्यवहार को व्यवस्थित करने के लिए उन्हें हमने 4 आयामों में बांट दिया है। कितने में बांटा है? 4 आयामों में बांटा है। सबसे पहला है शारीरिक आयाम, दूसरा है संज्ञानात्मक आयाम, तीसरा भावनात्मक और चौथा है सामाजिक आयाम। तो शारीरिक आयाम कहने का तात्पर्य है शरीर का आकार, लिंग, जन्मजात गुण और रंग, इनसे संबंधित जितने भी विशेषताएं रहेंगी वो सब किस में आएगा? हमारा शारीरिक आयाम के तहत में आते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ पैतृक या वंशानुगत विशेषताएं भी रहती हैं, वह भी किस में आएगी? वह भी किस में आएगा? शारीरिक आयाम में आएगा। पैतृक या वंशानुगत। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा? संज्ञानात्मक आयाम। तो संज्ञानात्मक कहने का मतलब है अगर हम उसे भागों में तोड़ेंगे तो संज्ञानात्मक किस वर्ड से बना है? संज्ञान से बना है। किससे बना है? संज्ञान से बना है। और संज्ञान का अर्थ होता है जानना। ठीक है, संज्ञान का अर्थ क्या होता है? जानना। और ये जो संज्ञानात्मक आयाम है इसके तहत क्या आएगा? बौद्धिक एवं वैचारिक आयाम, वैचारिक होगा। ठीक है, बौद्धिक एवं वैचारिक के तहत उनके जीवन में आने वाली समस्याओं का जब हम अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो उसे हम किस में लेते हैं? संज्ञानात्मक आयाम में लेते हैं। उनकी समस्याओं का अध्ययन करेंगे, उस समस्याओं को जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जब हमें समस्या का पता चल जाएगा तो हम उस समस्या को दूर करने का प्रयास करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा भावनात्मक आयाम। इसमें व्यक्ति में या बालक में जितने भी प्रकार के भावना से संबंधित आयाम रहेंगे, भावना से संबंधित विशेषताएं रहेंगी, वह इसमें आएगा, इसके अंतर्गत में आएगा। और इसमें भावनात्मक में क्या आएगा? गुस्सा, डर, प्रेम, करुणा, दया, सहानुभूति, समानुभूति, यह सब किसके अंतर्गत में आएंगे? भावनात्मक आयाम के अंतर्गत में आते हैं। और नेक्स्ट है हमारा सामाजिक आयाम। तो सामाजिक आयाम कहने का मतलब यह है सामाजिक दायरे में रहकर आपका जो रहन सहन है, खान पान है, आचार विचार है, ठीक है, आपका रहन सहने का तरीका है, सामाजिक अंतर संबंध है, नैतिक आचरण कैसा आप समाज के सामने कर रहे हैं, ठीक है, व्यवहार आप अपना किस तरीके से रख रहे हैं लोगों के सामने, यह हमारे किसके अंतर्गत आएगा? यह आएगा हमारे सामाजिक आयाम के तहत आएगा। इन समस्त आयामों के आधार पर व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक स्थिति को हम निर्धारित करने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है इसके जनक कौन है? ठीक है, अब तक हमने क्या क्या देख लिया था? शिक्षा देख लिया है ना, शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा के बाद हमने क्या देखा? मनोविज्ञान देखा, है ना। अब हम क्या देख रहे हैं? शिक्षा मनोविज्ञान देख रहे हैं। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान। तो ये जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसके जनक कौन है? थार्नाडाइक है। कौन है इसके जनक शिक्षा मनोविज्ञान के? थार्नाडाइक
जनक माने जाते हैं ये। ठीक है। अब थार्नाडाइक के अनुसार जो है शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है, हम ये देखेंगे। शिक्षा प्राप्त करने में बालक की वास्तविक मनोस्थिति, ग्रहण करने की क्षमता, उसकी चिंतन, नवीन विचार एवं नवीन दृष्टिकोण का स्तर कैसा है, यह हमें कैसे पता चलेगा, शिक्षा मनोविज्ञान से पता चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट अब शिक्षा मनोविज्ञान की जो परिभाषाएं हैं, है ना, वो क्या क्या है हम ये देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा, जनक देख ले। जनक कौन है शिक्षा मनोविज्ञान के, थार्नाडाइक हैं। तो अब कुछ ऐसे शिक्षा मनोवैज्ञानिक हुए हैं, है ना, उन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की क्या क्या परिभाषाएं हैं, यह हम देखेंगे। तो पहला है प्रोफेसर पील के अनुसार, है ना, प्रोफेसर पील के अनुसार क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। शिक्षा क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा का विज्ञान है। स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है, एक वह शाखा है। ठीक है, एक वह शाखा है जिसमें सीखने और सिखाने की प्रक्रिया शामिल होती है। ठीक। नेक्स्ट है हमारा टेलफोर्ड के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे, एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, है ना, और उसमें लिख दिया जाएगा क्वेश्चन में कि निम्नलिखित कथन किसका है। ठीक है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा इन सबको। पील के अनुसार, स्टीफन के अनुसार, है ना, टेलफोर्ड के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं क्या क्या हैं। अब हम लोग देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की जो विधियां हैं, उन विधियों के तहत उन विधियों का नाम क्या क्या है ना, और उन विधियों के तहत हम किस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से बालक या व्यक्ति के स्तर को समझ सकते हैं। ठीक है, बालक या व्यक्ति के समझ या दृष्टिकोण, है ना, उनकी समझ और दृष्टिकोण की जानने की कौन कौन सी विधियां हैं, वो उस विधियों को हम अभी देखेंगे। तो पहला विधि क्या है हमारा, आत्मनिरीक्षण विधि है। आत्मनिरीक्षण कहने का मतलब यह है कि सेल्फ, ठीक है, स्वयं से अपने व्यक्तित्व का आकलन करना या फिर अपने द्वारा किए गए कार्य का आकलन करना, उसमें क्या सही है, कितना गलत है, कितना सही है ना, सही है तो किस हद तक सही है, गलत है तो किस हद तक गलत है, उसमें हम किस तरीके से और सुधार कर सकते हैं, कैसे उसमें हम बेहतर कर सकते हैं, ये हमें किसके माध्यम से पता चलेगा, आत्मनिरीक्षण के माध्यम से पता चलेगा। दूसरा है हमारा इंटरव्यू मेथड, है ना। इंटरव्यू मेथड मतलब कहने का मतलब है कि जब दो व्यक्ति आमने सामने बैठकर आपस में एक दूसरे से अपना कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, तो उसके तहत जो है इस उसके इंटरव्यू के तहत जो है इस विधि का भी प्रयोग हम करते हैं। तीसरा है हमारा इंस्पेक्शन मेथड, जिसे हम निरीक्षण विधि के नाम से जानते हैं। चौथा है प्रश्नावली। पांचवा है विकासात्मक जेनेटिक मेथड। छठवां है अवलोकन या निरीक्षण विधि ऑब्जर्वेशन मेथड। सातवां है प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल के माध्यम से। आगे हम लोग इसे डिटेल देखेंगे। तुलनात्मक विधि, केस विधि और सर्वेक्षण विधि। तो इस तरीके से कुल मिलाकर लगभग जो है 10 से 12 विधियां जो है 10 से 12 विधियों के माध्यम से हम शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से किसी व्यक्ति या बालक के समझ या दृष्टिकोण की स्तर को हम समझ सकते हैं। ठीक है, पहला है हमारा आत्मनिरीक्षण या विधि, या इसे हम कई अलग अलग बुक में अलग अलग नाम दिया है। ठीक है, एक बुक में नाम दिया है आत्मनिरीक्षण विधि, दूसरे में क्या दिया है अंतरदर्शन विधि। तो आपको दोनों नामों को याद रखना पड़ेगा, पता नहीं क्वेश्चन में कौन सा वर्ड आ जाएगा। ठीक है, आत्मनिरीक्षण या अंतरदर्शन विधि। इसके तहत क्या है, इसकी विशेषताएं क्या होती है, यह सबसे पुरानी एवं परंपरागत विधि है। ठीक है, सबसे पुरानी एवं परंपरागत विधि है। इस विधि में क्या होता है,
जैसे कि यह नाम से ही इसे हम समझ सकते हैं, आत्मनिरीक्षण अर्थात स्वयं का मूल्यांकन करना। ठीक है, स्वयं का मूल्यांकन करना किसके द्वारा किया जाएगा? स्वयं के द्वारा किया जाएगा, है ना। स्वयं का मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाएगा? स्वयं के द्वारा किया जाएगा। और इसके जो इसके प्रतिपादक कौन थे? विलियम वुंट ने किया था। ठीक है, आत्मनिरीक्षण या अंतर्दर्शन विधि किसने किया था? विलियम वुंट के द्वारा किया गया था। और उनके शिष्य टिचेनर ने संरचनावाद नामक स्कूल की स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी। किनके किनके द्वारा? विलियम वुंट के शिष्य टिचेनर के द्वारा जो है संरचनावाद नामक स्कूल की स्थापना की गई थी। अब इस आत्मनिरीक्षण विधि के तहत जो है इनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, अब हम इसे देखते हैं। तो पहली विशेषता है, आत्मनिरीक्षण विधि करने वाले व्यक्ति में किसी प्रकार का पूर्वाग्रह या वह पक्षपात से ग्रसित नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई एक व्यक्ति अपने द्वारा किए हुए कार्य का मूल्यांकन करेगा तो उसे बायस्ड होकर मूल्यांकन, स्वयं का मूल्यांकन नहीं करना है। उसे यह सोचकर उसे भूतकाल में बहुत ज्यादा जाकर अपना स्वयं का मूल्यांकन नहीं करना है कि नहीं, मुझसे तो ये बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अगर व्यक्ति ऐसा करेगा तो वह क्या हो जाएगा? वह निराशा के फेर में वह फंसने की संभावना उसकी बनी रहेगी। इसीलिए क्या क्या बोला गया है कि आत्मनिरीक्षण करने वाले व्यक्ति में किसी प्रकार का स्वयं के प्रति भी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए। और वह स्वयं के प्रति जो पूर्वाग्रह होगा वह पॉजिटिव भी ज्यादा नहीं होना चाहिए और नेगेटिव भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ऐसा उसकी सोच होनी चाहिए कि वह अपने अतीत से सीख लेकर वर्तमान को सुधार सके और भविष्य को संभाल सके। ठीक, इसमें आत्मनिरीक्षण करने वाले व्यक्ति में ध्यान की प्रक्रिया पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने स्वयं का मूल्यांकन कर रहा है या स्व आकलन कर रहा है ना, तो उसे अपने आप पर, अपने ध्यान पर उसे पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, वह व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से तरोताजा होना चाहिए या फिर मानसिक उबाऊपन की स्थिति में उसे नहीं होना चाहिए। अगर व्यक्ति स्वयं में तरोताजा नहीं रहेगा, तंदुरुस्त नहीं रहेगा, एक स्वस्थ शरीर उसका नहीं रहेगा, तो वह अपने स्वयं का आकलन सही तरीके से नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारा क्या है? साक्षात्कार विधि है। ठीक है, तो इस साक्षात्कार विधि के तहत हमें क्या क्या देखना है? कई प्रकार के साक्षात्कार होते हैं। आपने अब तक जो है पता नहीं कौन कौन से साक्षात्कार का नाम सुना है या नहीं सुना है, लेकिन इसमें अनेक प्रकार के साक्षात्कार की विधि हमें देखने सुनने को मिलेगा। ठीक है, और यह साक्षात्कार कई बार क्या होता है, किसी आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, है ना, तब आप इंटरव्यू देंगे। दूसरा, जब आप किसी पीएचडी कोर्स में अपना नामांकन करेंगे तो वहां भी आपका साक्षात्कार होगा। ठीक है, उसके बाद जो है कई प्रकार की और साक्षात्कार विधियां होती हैं, उसे हम यहाँ पर देखेंगे। तो साक्षात्कार क्या होता है, इसकी सामान्य परिभाषा क्या है, सामान्य अर्थ क्या है? सामान्य अर्थ समझने के लिए क्या है? सामान्यतः दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से आमने सामने बैठकर की गई बातचीत को हम क्या कहते हैं? साक्षात्कार के नाम से उसे जानते हैं। ठीक है, और यह जो साक्षात्कार है, ठीक है, इसे किसी शिक्षा मनोवैज्ञानिक के द्वारा इसकी परिभाषा क्या दी गई है? डेंजिन 1970 के अनुसार साक्षात्कार आमने सामने ये किया गया, मैं छोटे मात्रा आमने सामने किया गया एक संवादोचित आदान प्रदान है, जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ सूचनाएं प्राप्त करता है। उसे हम डेंजिन के अनुसार क्या कहते हैं? साक्षात्कार की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक, अब यह जो साक्षात्कार है यह किस तरीके से होगा? पहला, नैदानिक साक्षात्कार। दूसरा क्या है? शोध साक्षात्कार। तीसरा है हमारा निदानात्मक साक्षात्कार। चौथा है चयनात्मक साक्षात्कार। पांचवा है केंद्रीकृत साक्षात्कार। तो पहला साक्षात्कार क्या है हमारा? नैदानिक साक्षात्कार, जिसे हम क्लिनिकल इंटरव्यू के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होगा? इसे गहन साक्षात्कार भी कहा जाता है। इसमें साक्षात्कारकर्ता को
यह पहले से पता होता है कि सामने वाले व्यक्ति से उसे किन किन संदर्भों में या फिर किन किन विषयों में, किन किन भावनाओं में, उनके किन किन संघर्षों या किन किन घटनाओं के माध्यम से, किन किन घटनाओं के बारे में उसे बात करना है। ठीक है, यह किस में आएगा? नैदानिक या क्लिनिकल इंटरव्यू के माध्यम से, क्लिनिकल इंटरव्यू के माध्यम के तहत ये आएगा। दूसरा है हमारा शोध साक्षात्कार, जिसे हम रिसर्च इंटरव्यू भी कहते हैं। इसके तहत क्या होगा? साक्षात्कारकर्ता किसी शोध समस्या अर्थात रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में विस्तृत रूप से पूछताछ कर एक आंकड़ों का संग्रहण करता है, और आंकड़ों का संग्रहण करने के बाद में जो शोध समस्या सामने में उपस्थित रहती है, उसी शोध समस्या को समाधान करने का प्रयास किया जाता है। किसके तहत? शोध साक्षात्कार अर्थात रिसर्च इंटरव्यू के तहत। नेक्स्ट है हमारा निदानात्मक साक्षात्कार। ध्यान हमें यह रखना है कि एक नैदानिक साक्षात्कार है और दूसरा क्या है हमारा? तीसरा निदानात्मक है। तो नैदानिक और निदानात्मक में अंतर होता है ना। इसके लिए जो है कई बार क्या होता है, एग्जाम के प्रेशर के चक्कर में हम नैदानिक को निदानात्मक समझ लेते हैं या पढ़ लेते हैं, या फिर निदानात्मक को क्या पढ़ समझ लेंगे, नैदानिक समझ लेंगे। तो इसके लिए इंग्लिश वर्ड को देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारा तीसरा क्या है? निदानात्मक साक्षात्कार। इसको हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? डायग्नोस्टिक इंटरव्यू। इसके तहत क्या होगा? साक्षात्कारकर्ता किसी खास रोग के संभावित कारणों को पता लगाने का सामने वाले से प्रयास करता है। इसे हम क्या कहते हैं? डायग्नोस्टिक इंटरव्यू के नाम से हम इसे जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा चयनात्मक साक्षात्कार, सिलेक्शन इंटरव्यू। इसे बहुत ज्यादा समझाने की आवश्यकता महसूस मैं समझ रहा हूं कि नहीं है। इसका मतलब यह है, सिलेक्शन इंटरव्यू आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं और उस विषय से संबंधित या फिर आपके विषय या टॉपिक से संबंधित आपसे जो है सवाल जवाब किया जाता है और आपकी नौकरी जो है वहां डन किया जाता है। यही क्या कहलाता है यहाँ पर? ये चयनात्मक साक्षात्कार अर्थात चयन करने वाला साक्षात्कार को हम क्या कहते हैं? चयनात्मक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा केंद्रीकृत साक्षात्कार, फोकस्ड इंटरव्यू। इस फोकस्ड इंटरव्यू में क्या होता है? इसका संबंध वैसे लोगों से होता है जिसमें किसी घटना विशेष, जैसे दुर्घटना, ठीक है, या किसी विशेष चलचित्र को जिन्होंने कोई देखकर या मूवी को देखकर अगर कोई ऐसा व्यक्ति देखा होगा तो, या फिर कोई ऐसा विशेष कमेंट्री सुना होगा, तो उस पर जो इंटरव्यू लिया जाएगा वो क्या कहलाएगा? केंद्रीकृत साक्षात्कार कहा जाएगा। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल के रूप में देखें तो हाल ही में बोइंग विमान जो एयर इंडिया का जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, है ना, तो उस दुर्घटना को जिन्होंने एक चलचित्र के माध्यम से देखा है या फिर सामने में देखा है, ठीक है, सामने से देखा है, तो उनका जो इंटरव्यू लिया जाएगा वो क्या इंटरव्यू होगा? वह फोकस्ड इंटरव्यू होगा। क्यों? क्योंकि वह जो इंटरव्यू होगा एक विशेष दुर्घटना या फिर किसी विषय विशेष पर आधारित होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निरीक्षण विधि। कौन सा विधि है? निरीक्षण विधि। तो इस निरीक्षण विधि को हम और अन्य किस नाम से जानते हैं? निरीक्षण विधि को हम अन्य प्रेक्षण विधि के नाम से जानते हैं। यह 1913 में वाटसन ने व्यवहारवाद की स्थापना की। तो मनोविज्ञान को नए ढंग से परिभाषित करने का, इसमें नए विज्ञान को परिभाषित करते हुए ये कहा गया था। ठीक है, लाया गया था निरीक्षण विधि को। नेक्स्ट है हमारा प्रश्नावली विधि। इस प्रश्नावली विधि के तहत क्या किया जाता है? इसके जो जनक है वो कौन है? सुकरात है। शिक्षा मनोविज्ञान में इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? वुडवर्थ के द्वारा किया गया था। इसमें विषय या समस्या से संबंधित किसी व्यक्ति के द्वारा या व्यक्तियों के समूह के द्वारा प्रश्नों की एक सूची बनाकर छात्रों के सामने या फिर लोगों के समूह के सामने उन्हें दे दिया जाता है ना, और उन्हें प्रश्न उनके समक्ष जो है उस प्रश्न को प्रस्तुत किया जाता है और वहां से उत्तर ले लेने का प्रयास किया जाता है। इस विधि को हम क्या कहते हैं? प्रश्नावली विधि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा विकासात्मक विधि। तो इसके प्रतिपादक कौन थे? जॉन मेंडल थे। इस विधि में मुख्यतः विधि और विकास का अध्ययन, जिसमें विकास के विभिन्न आयामों के या स्वरूपों का वर्णन किया जाता है, इसके तहत जो है इसका अध्ययन किया जाता है विकासात्मक विधि। अगले क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? वृद्धि एवं विकास में जो देखेंगे ना, वृद्धि एवं विकास में अंतर, है ना,
अंतर और समानताएं, यह सब इसके अंतर्गत में आएगा। ठीक है, आगे क्लास में देखेंगे उसको। नेक्स्ट है हमारा अवलोकन या निरीक्षण विधि। किसी पुस्तक में अवलोकन लिखा हुआ है और किसी पुस्तक में निरीक्षण लिखा हुआ है, तो हमें हिंदी के दोनों वर्ड को याद रखना ज्यादा जरूरी है। इसमें क्या आएगा, बालक या व्यक्ति के आचरण या किसी समस्या संबंधित या फिर किसी घटना से संबंधित बालक द्वारा किए गए क्रिया या प्रतिक्रिया को ध्यान में रखकर या फिर उनका सूक्ष्म अवलोकन करके उनके क्रिया प्रतिक्रिया के कारणों का पता लगाया जाएगा। ठीक है, या फिर उनका एक अनुमान लगाया जाएगा। अनुमान लगाने के बाद जो है समस्या का समाधान किया जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, अवलोकन या निरीक्षण विधि। नेक्स्ट है हमारा प्रयोगात्मक विधि। इसके जनक कौन है, विलियम वुंट हैं। इसके तहत क्या होता है, किसी व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया कहने का मतलब यह है मेंटल प्रोसेस को किसी नियंत्रित अवस्था में क्रमबद्ध अध्ययन या प्रेक्षण करना भी क्या कहलाता है, यह प्रयोगात्मक अर्थात जो है एक्सपेरिमेंट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि कहने का मतलब यह है दो व्यक्तियों या दो बालक या दो बालिकाओं या फिर एक बालक या एक बालिका के उनमें जो व्यवहार संबंधी असमानता और समानताएं रहती हैं। ठीक है, वो चाहे वह व्यवहार संबंधी असमानता या असमानता जो है शिक्षण से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, या फिर उनके व्यवहार से संबंधित हो, या उनके सफलता या असफलता से संबंधित हो। ठीक है, तो जब तुलनात्मक रूप से जब अध्ययन किया जाएगा तो उसे हम किस में लेते हैं, तुलनात्मक विधि के तहत लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा केस विधि। कौन सा विधि, केस विधि। तो इस केस विधि में क्या होता है इस विधि का उपयोग नैदानिक मनोवैज्ञानिक अर्थात जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के द्वारा व्यक्ति के रोगात्मक लक्षण पैथोलॉजिकल सिम्टम की पहचान करने तथा उसके कारणों का पता लगाने में किया जाता है। इसे नैदानिक विधि या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उपचारात्मक विधि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहा जाता है, इसमें व्यक्ति का गहन अध्ययन जो है संभव होता है। मानसिक तथा शारीरिक विकास क्रम को अच्छी तरह से समझने या देखने का इसमें अवसर मिलता है। व्यक्ति की समस्या और उनके संभावित कारणों पर सीधा प्रकाश डालने का सुनहरा अवसर मनोवैज्ञानिकों के पास रहता है। सुनहरा अवसर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें जब क्रमबद्ध अध्ययन किया जाएगा तो व्यक्ति या बालक के जीवन में आने वाली समस्याओं का अध्ययन वहां पर किया जाएगा, ताकि उनके जो भी समस्या रहेंगे विषय से संबंधित है ना, या व्यक्तित्व से संबंधित उनकी समस्या का वहां पर समाधान उनके पास रहता है। नेक्स्ट है हमारा सर्वेक्षण विधि। सर्वेक्षण विधि में क्या होता है, मनोवैज्ञानिकों के पास कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका ठीक ढंग से वह जो है अध्ययन करने में उन्हें दिक्कत होती है। ठीक है, तब वो क्या करते हैं, अपने प्रश्नावली की सूची तैयार करते हैं, है ना, प्रश्नों की सूची तैयार करते हैं और प्रश्नों की सूची तैयार करने के बाद एक सैंपल के रूप में छोटे छोटे जगह में या फिर छोटे छोटे समूह में या फिर कुछ लोगों के समूह के पास जाकर अपनी प्रश्नावली को निकालकर, प्रश्नों की सूची को निकालकर उनसे सवाल जवाब किया जाता है और ताकि उनके समस्याओं को सुना जाता है, उनके समस्याओं से संबंधित प्रतिदर्श अर्थात सैंपल लिया जाता है ना। और सैंपल लेने के बाद जो है समाज के विभिन्न वर्गों में व्यक्तियों से संबंधित जो भी और प्रश्न रहते हैं, है ना, या जो भी समस्याएं या प्रश्न रहता है या फिर जो भी समस्या रहता है उसका समाधान करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने क्या देखा, शिक्षण मनोविज्ञान और उनकी विधियां। ठीक, थैंक यू।